तो चलिए आज हम उस सवाल की तह तक जाते हैं जो शायद हर पाकिस्तानी के दिमाग में घूमता रहता है। आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी, इसकी माइशत ठीक से कभी स्टेबल क्यों नहीं हो पाती? इसकी असल वजूहात क्या हैं? आइए इसको आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों पाकिस्तान में आप देखें, हर कुछ साल के बाद ही एक नया इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है? ये कोई नई बात तो है नहीं, है ना? एक सिलसिला है जो हम पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं। और फिर ये रुपए की कीमत ये बार बार क्यों गिरती चली जाती है? क्यों हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर हो जाती है? इसका सीधा असर आप जानते हैं हमारी जेब पर, हमारी परचेजिंग पावर पर पड़ता है। और ये भी तो सोचिए, हर नई हुकूमत, हर नई गवर्नमेंट इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी का वादा करती है, लेकिन उससे पूरा करने में, उससे डिलीवर करने में इतना स्ट्रगल क्यों करती है? क्या मसला सिर्फ पॉलिसीज का है या कुछ और है जो हमें नजर नहीं आ रहा? तो देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये मसला टेम्पररी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो 1-2 साल में ठीक हो जाए। असल मसला स्ट्रक्चरल है, यानी ये हमारी मईशत के ढांचे में, उसकी बुनियादों में गहराई तक बैठा हुआ है। तो इस क्राइसिस के साइकिल को समझने के लिए हमें इसकी असल वजह को देखना होगा। ये एक ऐसा चक्कर है, एक विशियस साइकिल जो बार बार खुद को रिपीट करता है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो ये देखिए, 20 से ज्यादा बार, जी हां, 20 से ज्यादा बार पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पे जा चुका है। ये साफ साफ इशारा है कि ये एक साइकिल है, कोई 1-2 बार की गलती नहीं है। असल सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी बार मदद लेने के बाद भी हम इस चक्कर से आखिर निकलते क्यों नहीं हैं? और ये साइकिल चलता कैसे है? बिल्कुल इस तरह। स्टेप 1, मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स यानी डॉलर्स तेजी से नीचे जाते हैं। स्टेप 2, इसके फौरन बाद रुपए की कदर गिर जाती है। स्टेप 3, फिर महंगाई आसमान से बातें करने लगती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और आखिर में स्टेप 4, हम आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यही कहानी हर कुछ साल बाद रिपीट होती है। चलिए अब जरा उन बुनियादी कमजोरियों पर नजर डालते हैं, उन फाउंडेशनल वीकनेसेस पर जिनकी वजह से ये साइकिल टूटता ही नहीं। सबसे पहली और बड़ी कमजोरी है हमारी एक्सपोर्ट्स। आप देखें, हम आज भी ज्यादातर टेक्सटाइल यानी कपड़ा और खेतीबाड़ी की चीजों पर डिपेंड करते हैं, जबकि हमारे आसपास के मुल्क वो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा। ये आसान लफ्ज़ों में वो गैप है जब हम बाहर से चीज़ें यानी इंपोर्ट्स ज़्यादा मंगवाते हैं और बाहर कम भेजते हैं। इससे होता ये है कि हमारे डॉलर्स तेज़ी से ख़त्म होने लगते हैं, और ये वही डॉलर्स हैं जिनसे हम पेट्रोल, दवाइयाँ और ज़रूरी मशीनरी खरीदते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी पर, हमारा टैक्स सिस्टम। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, बस इतने से लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। हैरानी की बात है ना, जबकि इकोनॉमी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, मतलब आपके छोटे दुकानदार, रोज की दिहाड़ी वाले मजदूर, वो तो पूरे टैक्स नेट से ही बाहर हैं। तो जब आम लोगों से या बिजनेसेस से डायरेक्ट टैक्स नहीं आता, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो मजबूर हो जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, यानी आम इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स लगाने पर, और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर से और बाहर से कर्जे लेने पर। और बस यहीं से कर्ज के एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हुकूमत नए कर्जे लेती है ताकि पुराने कर्जों की किस्तें अदा कर सके। ये एक ऐसा जाल है, एक डेट ट्रैप, जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, सियासत यानी पॉलिटिक्स और दूसरे मसाइल भी इस बहरान को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। सोचिए, किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए एक मुस्तकिल पॉलिसी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? बार बार हुकूमत बदल जाती है, पॉलिसीज उलट जाती हैं और एक सियासी अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है। अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में कौन बाहर से आकर पैसा लगाएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? और ये आज की बात नहीं है, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 90s से लेकर आज तक हर 10 साल में हम इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं। इसी ने हमारी इकोनॉमी को ठीक से खड़े होने का मौका ही नहीं दिया। फिर इसके ऊपर से दूसरे बड़े मसाइल भी हैं, जैसे बिजली की कमी यानी एनर्जी क्राइसिस, और उसकी आसमान से बातें करती कीमतें। ये चीजें हमारे इंडस्ट्री की कमर तोड़ देती हैं। जब एक फैक्ट्री को बिजली ही नहीं मिलेगी या इतनी महंगी मिलेगी, तो वो अपनी चीजें मार्केट में मुकाबले की कीमत पर कैसे बेचेगी? सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब बड़े बड़े मसाइल का एक आम शहरी पर, यानी आप पर और मुझ पर आखिर असर क्या होता है? जब रुपए की कीमत गिरती है, जिसे हम करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं, तो सीधी सी बात है,
हर वो चीज़ जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगी हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पेट्रोल। पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी तो हर चीज़ महंगी। और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बिजली और गैस के बिल्स बढ़ जाते हैं, और आखिर में आपके पैसों की जो कीमत है, उसकी जो खरीदने की ताकत है, वो कम हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है इस साइकिल से निकलने का? आइए देखते हैं कि स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम की तरफ रास्ता कैसा दिखता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम करना या किसी एक शख्स को बहुत आसान है, लेकिन मसला उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये एक लंबा, ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल चैलेंज है। ये किसी एक की गलती नहीं है। इसका हल एक मुकम्मल प्लान में है, एक ऐसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी जो सरकारों के बदलने से ना बदले। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, सब कुछ। टैक्स सिस्टम में ऐसी रिफॉर्म्स लानी होंगी जहां सब बराबर टैक्स दें, और सबसे जरूरी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और इदारों का आपस में मिलकर काम करना। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसका असर लोगों के रोजगार पर, उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर और लाखों खानदानों पर पड़ता है। असल वजूहात को समझना ही तब्दीली की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।